हेलो, कैसे हैं? तो आज फिर मैं आप लोग के साथ स्टूडेंट एलीट पे उच्च न्यायालय से संबंधित भाग 1 लेकर के आया हूं और इस भाग से बनने वाले उच्च न्यायालय से संबंधित इस भाग के तहत जो भी प्रश्न होंगे आप लोग के साथ में आज डिस्कस करूंगा। और आप लोग जल्दी से है ना, जल्दी से जल्दी जितना हो शेयर करें, लाइक कमेंट जरूर करें। तो आज के सेशन का ये पहला प्रश्न होगा। पहला प्रश्न कहता है कि उड़ीसा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है। तो सबसे पहले उच्च न्यायालय के बारे में मैं आज आप लोग के साथ पहले कुछ पृष्ठभूमि के चर्चा किया जाए। सबसे पहले बताया जाए कि उच्च न्यायालय भारतीय संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 214 में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की जाएगी तथा अनुच्छेद 231 के तहत यह भी कहा गया है कि संसद के द्वारा यह अनुमोदित किया जाएगा कि किन्हीं दो राज्यों के एक उच्च न्यायालय एक ही जगह अवस्थित हो सकता है। जैसे गुवाहाटी उच्च न्यायालय है ना, गुवाहाटी उच्च न्यायालय में है ना नागालैंड है, आपका असम है ना, एक से अधिक राज्यों का हाई कोर्ट अवस्थित है। तो मैं आज का पहला प्रश्न आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा। पहला कि उड़ीसा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है। तो उड़ीसा राज्य का जो है ना उच्च न्यायालय है ना भुवनेश्वर, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि 2 या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा किया जा सकती है। तो मैंने अभी चर्चा किया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 231 के तहत है ना, देखिए मैंने अभी चर्च किया हूं है ना, मैंने अभी चर्च किया कि भारतीय संविधान के है ना भारतीय संविधान के है ना भारतीय संविधान के भाग 6 है ना भाग 6 तथा अनुच्छेदों की जब मैं बात करूं तो अनुच्छेद 231 में यह चर्च किया गया है कि संसद के द्वारा यह अनुमोदित किया जाएगा कि एक या एक से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय में व्यवस्था की जा सकती है। तो आप बता सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए कहता है कि संसद द्वारा पारित एक कानून द्वारा भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेश के द्वारा, यह स्टेटमेंट गलत है। भारत के राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा, यह भी स्टेटमेंट गलत है। भारत के संविधान में संशोधन के द्वारा, देखिए है ना, कहने का मतलब है अनुच्छेद 231 में यह कहा गया है कि यदि उच्च न्यायालय है ना एक ही उच्च न्यायालय में 2 राज्यों की यदि सुनवाई की जाए तो उसके लिए आप अनुच्छेद 231 में संसद के द्वारा है ना यह अनुमोदित किया जाएगा कि कौन से राज्य को कौन से उच्च न्यायालय में, कौन से राज्यों को कौन से उच्च न्यायालय में उसकी मामला को सुनवाई की जाएगी। तो यह होगा सांसद द्वारा पारित एक कानून द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को हटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे है। तो मैंने कभी चर्चा किया होगा कि है ना क्षेत्राधिकार को बढ़ाना, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को या तो बढ़ा सकते हैं या तो घटा सकता है, यह है ना बढ़ा सकता है। मैंने बताया कि बढ़ा सकता है लेकिन घटा नहीं सकता है। यह जो चर्चा किया गया है ना संसद के द्वारा किया जाएगा। संसद चाहेगी तो किसी भी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ा सकती है परंतु घटा नहीं सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो मैं बताया होगा कभी है ना कि अनुच्छेद है ना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 में मैं बता दूं कि अनुच्छेद 217 कहता है कि उच्च न्यायालय में है ना उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित राज्यों के राज्यपाल के
सिफारिश से राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है ना। संबंधित राज्यों के सिफारिश से, संबंधित राज्यों के राज्यपाल के सिफारिश से राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श करता है। तो मैंने अभी चर्चा किया हूं कि यदि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की चर्चा की जाए है ना, तो वह संबंधित राज्य के राज्यपालों से परामर्श कर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 में यह प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालय के है ना, संबंधित राज्यों के ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है ना, आपका संबंधित राज्यों के राज्यपाल से। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय में बकाया कार्य को है ना निपटाने के लिए राष्ट्रपति अपर न्यायाधीश की नियुक्ति अधिक से अधिक कितने समय के लिए कर सकते हैं। तो मैंने बताया होगा है ना, जब सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा रहा होगा तो उसमें है ना, उसमें मैं बताया होगा कार्यकारी है ना, कार्यकारी एडहॉक जज के बारे में मैं बताया होगा कि एडहॉक जज की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 126 के तहत किए जाते हैं। जब है ना उच्च न्यायालय में है ना, जब उच्च न्यायालय में है ना सुनवाई की दबाव ज्यादा हो है ना, कार्य का भार ज्यादा हो, तब एडहॉक जज की नियुक्ति अनुच्छेद 126 के तहत किए जाएंगे। लेकिन मैं बता दूं यहां कि अनुच्छेद 223 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 223 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य के उच्च न्यायालय में है ना, उच्च न्यायालय में यदि कार्य का दबाव है ना, कार्य का अधिभार ज्यादा हो तो न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सिफारिश से राष्ट्रपति के द्वारा अतिरिक्त है ना, अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी और उसकी जो कार्यकाल होंगे है ना, वह कार्यकाल 6 माह के लिए किया जाएगा। वह 6 माह के लिए क्या किए जाएंगे है ना। कहने का मतलब है यदि कार्य का दबाव अधिक हो या मुख्य न्यायाधीश है ना, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसी कारणवश यदि अनुपस्थित हो तो उस समय अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है और इसका जो कार्यकाल होगा 6 माह के लिए होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अर्हता होनी चाहिए। तो मैं बता दूं कि अनुच्छेद 217 में ही नियुक्ति योग्यता है ना, योग्यता की चर्चा की गई है तथा इसकी वेतन की भी चर्चा अनुच्छेद 217 में ही किया गया है। मैं बता दूं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 में जजों की नियुक्ति, उच्च न्यायालय की जजों की नियुक्ति, उच्च न्यायालय की जजों की नियुक्ति तथा है ना उसकी योग्यताएं तथा उसके वेतन की बात कही जाए तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 में ही चर्चा किया गया है। और इसमें यह अर्हता दिया गया है कि वह है ना किसी न्यायिक पद पर है ना, किसी न्यायिक पद पर पद धारण किया हो, वह कहीं 5 वर्ष तक न्यायाधीश हो या 10 साल तक किसी है ना न्यायालय में वह वकालत किया हो है ना। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं या भारत का नागरिक एवं उसकी आयु 62 वर्ष से कम हो, यह भी आपका स्टेटमेंट सही है। उसने भारत क्षेत्र में कोई न्यायिक पद पर धारण किया हो, यह भी आपका सही है। या किसी उच्च न्यायालय के या 2 या अधिक ऐसे न्यायालय में लगातार है ना अधिवक्ता रहा हो, यह भी आपका सही है, यह भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर, उपर्युक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का है ना क्या है ना, कहने का मतलब उसकी नियुक्ति कैसे की जाएगी है ना, कौन करता है ना। तो स्टेटमेंट पढ़ेंगे और स्टेटमेंट पढ़ने के बाद है ना इस पे विचार करेंगे कि यह वयस्क नागरिक द्वारा निर्वाचन होता है, गलत है। इसकी वोटिंग थोड़े होता है जो वयस्क नागरिक के निर्वाचन के द्वारा किया जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट विधानमंडल के सदस्यों द्वारा निर्वाचन होता है, ये थोड़ी है विधानसभा के अध्यक्ष को हमको बनाना है ना, ये भी आपका गलत है। स्टेटमेंट नंबर 3 है कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होती है, तो ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है कि संबंधित राज्यों के राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है और वो है ना मुख्यमंत्री के द्वारा नियुक्त होते हैं। ये भी आपका क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है? तो मैं बता दूं, शपथ की बात कही जाए तो भारतीय संविधान के, है ना, याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के आर्टिकल, है ना, आर्टिकल, है ना, 219 में यह चर्चा किया गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो शपथ होगा वह, है ना, संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा दिए जाएंगे या राज्यपाल के, यदि राज्यपाल अनुपस्थित हो तो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त व्यक्ति के द्वारा, है ना, उसे शपथ दिलाए जाते हैं। तो आप बता सकते हैं कि ऑप्शन नंबर, है ना, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना, है ना, त्याग पत्र किसको देता है? तो मैं बता दूं कि, है ना, त्याग पत्र, यदि त्याग पत्र देना हो तो जो नियुक्त करेंगे उन्हीं को क्या करते हैं, त्याग पत्र दिया जाता है। और मैं ये भी बता दूं कि त्याग पत्र, है ना, राष्ट्रपति को ही देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस कहां किया जा सकती है? कहने का मतलब आचरण, यदि आप उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो और संविधान के तहत आप काम नहीं करते हैं या संविधान की आलोचना करते हैं, आलोचनात्मक बात करते हैं, है ना, यदि आप कार्य करने में असक्षम हैं तो उसके लिए जो बहस किए जाएंगे, है ना, भारत के संसद में किया जाएगा। और मैं ये बता दूं कि भारत में जो संसद होंगे, संसद में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजों पर जो महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती थी, वही प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए लाए जाएंगे। और मैं बता दूं कि यह प्रस्ताव हटाने का जो प्रस्ताव होगा वह दोनों सदनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है, या तो राज्यसभा हो या तो लोकसभा हो। और यदि राज्यसभा की बात कही जाए तो राज्यसभा में 50 सदस्य का लिखित प्रस्ताव, है ना, लिखित प्रस्ताव होना जरूरी है। और यदि लोकसभा में लाया जाए तो लोकसभा के 100 सदस्य, है ना, 100 सदस्य का लिखित, है ना, 100 सदस्य का लिखित प्रस्ताव लाना जरूरी है, लिखित प्रस्ताव लाना जरूरी होता है। और मैं यह भी बता दूं, जब प्रस्ताव लाए जाते हैं तो ये, है ना, 2/3 उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना अनिवार्य होता है ना। उपस्थित कहने का मतलब है 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित करना आवश्यक होता है। और जब 2/3 बहुमत से प्रस्ताव यदि पारित हो जाती है तो उस समय राष्ट्रपति के द्वारा, है ना, न्यायाधीश को रिमूव कर दिए जाते हैं, हटा दिए जाते हैं। तो मैं बता दूं कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर, सांसद में। चलिए ध्यान पूर्वक आप लोग, है ना, ध्यान पूर्वक प्रश्न को पढ़िए और बता सकते हैं कि किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसकी है? कहने का मतलब है, मान लिया जाए कोई पटना हाई कोर्ट का यदि न्यायाधीश है और उसे रांची हाई कोर्ट यदि भेजना हो, है ना, तो यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 222, मैं बता दूं कि भारतीय संविधान के, है ना, अनुच्छेदों की जब मैं चर्चा करूं तो अनुच्छेद 222, है ना, 222 में यह चर्चा किया गया है कि राष्ट्रपति का यह अधिकार है ना, राष्ट्रपति का यह अधिकार है कि, है ना, उच्च न्यायालय के किसी एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दूसरे उच्च न्यायालय में पदस्थापित कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, सॉरी बी, भारत के राष्ट्रपति, है ना, भारत के राष्ट्रपति। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है ना, कौन हटा सकता है? तो मैंने अभी बहुत
अच्छी से बताया हूँ आप लोगों को प्रक्रिया की किस तरह से हटाया जा सकता है, दोनों सदनों में किस तरह से प्रस्ताव लाए जाएंगे, कितने सदस्यों का है ना लिखित हस्ताक्षर होंगे और कितने मेजोरिटी से उन्हें है ना पारित करना होता है, सब कुछ मैंने चर्चा किया। बता सकते हैं आप मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल, गलत है ना। भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति, ये भी गलत है ना। राष्ट्रपति अपनी ओर से, ये भी गलत है ना। मैंने अभी क्या बताया कि विशेष बहुमत से यानी 2/3 बहुमत से है ना संसद के प्रस्ताव पर है ना राष्ट्रपति जब प्रस्ताव पारित होंगे तब राष्ट्रपति उन्हें हटा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है। तो मैंने अभी चर्चा किया हूं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के है ना संविधान के उल्लंघन पे, असमर्थता पे, यदि आप काम करने में है ना यदि आप असक्षम है, तो किसी कारणवश असक्षम है, यदि किसी बीमारी से ग्रस्त हैं है ना, तो उस तरह से आपको हटाया जा सकता है ना। और आप कदाचार के आरोप में भी यदि आप आते हैं तो भी आपके ऊपर इम्पीचमेंट लाया जाता है और प्रस्ताव को पारित कर हटाया जा सकता है। तो है ना ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी है ना यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों कदाचार और असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि उच्च न्यायालय है ना उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा क्या है। जब मैं सुप्रीम कोर्ट पढ़ा रहा होगा तो सुप्रीम कोर्ट में ने बताया होगा कि जजों का जो रिटायरमेंट की जो आयु होती है वह 65 वर्ष होती है, लेकिन मैं यहाँ चर्चा कर दूं कि इनकी जो आयु होती है 62 वर्ष होती है ना। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो है सेवानिवृत्ति की जो आयु प्रमाणित की गई है वह 62 वर्ष के लिए किया गया है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों को प्रतिमाह क्रमशः कितना वेतन मिलता है। तो मैं वेतन पर भी चर्चा किया हूं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो वेतन होता है ना, वो जो वेतन होता है मैं बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 में वर्णित किया गया है, इसकी चर्चा की गई है। और मैं बता दूं कि है ना भारत के या उच्च किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का जो पेमेंट होंगे है ना 2.5 लाख रुपया होंगे, और अन्य न्यायाधीश की जो पेमेंट की चर्चा की जाए तो 2,25,000 किए जाएंगे। तो आप बता सकते हैं ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर, 2.5 लाख और है ना 2,25,000। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर भारित होते हैं। तो मैं बता दूं कि जब है ना राज्य के जो न्यायाधीश होंगे है ना उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे उनका जो वेतन दिया जाएगा राज्य के संचित निधि से दिए जाएंगे, तथा है ना इनका यदि पेंशन की बात कही जाए, पेंशन भत्ते की बात कही जाए, जब वह रिटायर्ड हो जाएंगे तो उनका जो पेंशन और भत्ते जो मिलेंगे वह है ना केंद्र सरकार के, भारत सरकार के संचित निधि से दिए जाएंगे। लेकिन वेतन की बात कही जाए, जब तक वह कार्यरत रहेंगे, जिस राज्य में कार्यरत रहेंगे उस राज्य के संचित निधि से उनका पेमेंट दिया जाएगा। तो आप बता सकते हैं भारत की आकस्मिक निधि गलत है ना, भारत की संचित निधि गलत है ना, भारत की लोक लेखा निधि ये भी गलत है। तो संबंधित राज्यों के संचित निधि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीश कितनी आयु तक है ना पद पर बने रहते हैं। तो अभी मैंने बताया 62 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आय के बारे में उत्पन्न किसी प्रश्न है ना विनिश्चय कौन करता है। कहने का मतलब है कि यदि है ना कोई प्रश्न उठ जाए है ना, किसी उच्च न्यायालय के संबंधित कोई प्रश्न विनिश्चित किया जाए, वह ना कोई क्वेश्चन मार्क लग जाए उसके कार्यों पे है ना, उसकी नीतियों पे, तो वह कहाँ चर्च होती है। तो पढ़िए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश गलत है आपका है ना,
है ना। फिर आपका संबंधित राज्यों के राज्यपाल, ये भी गलत है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, है ना, मुख्य न्यायाधीश, ये भी गलत है आपका। ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, है ना, राष्ट्रपति ही प्रश्न लगा सकते हैं कि मान लें इनके कार्य में असमर्थता हो या तो कदाचार के आरोप में यदि हो तो वह, है ना, ला सकते हैं, है ना। चलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो मैं बता दूं कि यह अन्ना चंडी, अन्ना चंडी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की, है ना, की जाने वाली पहला, है ना, पहला होना चाहिए, है ना, पहला भारतीय महिला कौन है ना, पहला भारतीय महिला की बात कही जाए, है ना, तो हाँ एम फातिमा बीबी, एम फातिमा बीबी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुल कितने न्यायाधीशों का प्रावधान, है ना, संविधान में है? तो मैं बता दूं कि उच्च न्यायालय में या, है ना, इसकी कोई प्रावधान नहीं किया गया है। यह कार्य के अनुसार इसे हमेशा बढ़ाया घटाया घटाया तो नहीं जा सकता है ना, बढ़ाया जा सकता है संसद के अनुमोदन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। चलिए, मौलिक अधिकारों को लागू करने अथवा अतिक्रमण करने के मामले में उच्च न्यायालय, है ना, निम्नलिखित में से किस प्रकार का आदेश जारी करता है ना। तो मैं बता दूं कि मौलिक अधिकार के रूप में यदि दिया जाए तो हर प्रकार के अधिकार, परीक्षा लेख हो या परमादेश हो, सभी प्रकार के रिट जारी कर सकता है उच्च न्यायालय। और, है ना, मौलिक अधिकार तथा फंडामेंटल राइट्स और अदर, है ना, जो भी अदर्स होंगे, रिट होंगे, ये भी आपका जारी कर सकते हैं। तो उपर्युक्त सभी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है ना। कारण बंदी प्रत्यक्षीकरण के बाद, है ना, तो आप, है ना, अधिकार परीक्षा लेख परमादेश और, है ना, उत्प्रेषण सभी को क्या कर सकता है ना, लागू कर सकता है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर, है ना, उपर्युक्त सभी। चलिए, और आज के सेशन का आज ये अंतिम प्रश्न होगा, है ना, कि उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय या अर्ध न्यायिक निकायों के, है ना, विरुद्ध घोषणा रिट तब जारी कर सकता है जब, देखिए, जब निर्णय या आदेश में कोई विधि संबंधी त्रुटि हो, सही है। जब निर्णय या आदेश को पारित करने में, है ना, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत, है ना, का उल्लंघन हुआ हो, ये भी आपका सही है ना। जब निर्णय या आदेश को पारित करने की आधिकारिकता के, है ना, अधिकार से कार्य किया गया हो, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। और इस तरह से आज का सेशन समाप्त होता है। और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, है ना। और इसी तरह से मैं आप लोग के साथ प्रत्येक टॉपिक का एक एक प्रश्न लेकर के आऊंगा। और आने वाले आगामी जो भी 1 दिवसीय परीक्षा होंगे, है ना, उसमें आप लोग को बहुत ही मदद मिलेगा। इस तरह से आप क्लास करते रहें। धन्यवाद।